So let's start with work energy power part 4. So work done by static friction we did, work done by kinetic friction also have been done. And the leftover portion is work done by spring force. Work energy theorem done, and kinetic energy, all these things are done. Okay, so write down work done by spring force. Just a minute. Work done by spring force. कभी भी अगर कहीं स्प्रिंग होगा और यहाँ पे मास m है और इसको मान लेते हैं k, यह मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स F, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट काम करता है Fs. सो Fs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, F पर ये दोनों क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है. लेट्स एज्यूम इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x. अगर डिस्प्लेसमेंट x होता है तो सिचुएशन ऐसा कुछ आएगा. तो देखो कि स्प्रिंग का लेंथ जो बढ़ा, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने इधर की तरफ फोर्स दिया तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो घटते जा रहा है, या तो घटेगा या बढ़ेगा. तो एफ एस इजिकल टू एफ. अब वर्क डन क्या आएगा, देखो डब्ल्यू इजिकल टू, अगर डब्ल्यू स्प्रिंग के लिए मैं बताऊं तो स्प्रिंग का फोर्स कौन सी तरफ है, ये वाला इस डायरेक्शन पे, और डिस्प्लेसमेंट उल्टा डायरेक्शन पे. तो क्या लिख सकते हो, एफ एस इंटू एक्स कॉस 180. कॉस 180 क्यों आएगा, यहाँ से सीधा सीधा देखो कि स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ काम करता है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है. ठीक. अब एफ एस के जगह में क्या आएगा, माइनस के एक्स आएगा. एक्स के जगह में एफ एस को के एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एफ एस और एफ दोनों क्या है, दोनों सेम है. तो के एक्स कॉस 180, कॉस 180 मतलब -1, तो ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, बाई. अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पे स्प्रिंग का जो भी फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है. तो कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो मेरे को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स होने से मैं सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जब भी कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो तब मेरे को क्या करना है, कुछ एक इंटीग्रेशन कर देना है. तो के एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने से आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2. ये हो गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, डब्ल्यू एस पी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2. सही है, डन. अगर यही एक्सटर्नल फोर्स के लिए होता तो एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन पे काम करता है, मतलब बाहर की तरफ काम कर रहा है इस प्रॉब्लम के लिए, और एक्स भी राइट वर्ड ही है, तो दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो के एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स जिस भी डायरेक्शन पे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो डब्ल्यू एस स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया. ठीक, आसान सा कॉन्सेप्ट था. अब इससे कुछ क्वेश्चन बनाते, फिर बाद में दूसरे टॉपिक पे आएंगे. तो क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ एकदम बोर्ड में. एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, एक सेकेंड. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 देखो, वो भी स्प्रिंग फोर्स पे ही बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है वीडियो पूरा. क्वेश्चन नंबर 29 देखो एक बार, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29.
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29, द क्वेश्चन इज गिवन एज लाइक दिस। यहाँ पे कोई एक प्लेटफॉर्म है, ये जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एक प्लेटफॉर्म है और मतलब उसी वेरिएशंस का क्वेश्चन है। जेईई मेन में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, क्योंकि आसान ही है क्वेश्चन, उतना टफ है नहीं। तो 0.1 kg है ना, 0.1 kg का एक मास है। तो वो वाला मास क्या करता है कि मान लो ये कुछ वेइंग पैन है ऐसा कुछ, तो वो वाला मास यहाँ के सीधा गिरता है। गिरने के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग का कंप्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरेगा, स्प्रिंग का कुछ थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 0.24 मीटर, मतलब ये वाला हाइट दे दिया गया तुमको कितना, h इज इक्वल टू 0.24 मीटर, देन अ कंप्रेशन ऑफ, मतलब ये कंप्रेस कितना होता है, कंप्रेशन मतलब समझ रहे हो ना कि ये नीचे आएगा तो नीचे जाएगा थोड़ा सा, तो कंप्रेशन कितना होगा, कंप्रेशन दिया हुआ है 0.01 मीटर, ठीक है। तो कंप्रेशन ऑफ 0.01 मीटर हैपेंड। सो इफ, अब क्वेश्चन लिखो, इफ you need to compress the spring by 0.04 meter, then what should be the height h? What should be the height h? अगर 0.01 मीटर के लिए तुमको 0.24 मीटर से गिराना पड़ता है, तो 0.04 मीटर के लिए कहाँ से गिराना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। तुम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैं कराया था, W नेट इज इक्वल टू, कहाँ तक लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था, एक बार दिखाओ क्या क्या कराए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ क्वेश्चंस कराया था, स्यूडो फोर्स का भी क्वेश्चन कराया था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल। अच्छा ठीक है, आज मैं कुछ 20-21 क्वेश्चन में PYQ का चूज़ करके रखा हूँ। पावर अगर ख़त्म हो जाएगा अभी 12:30-1 के अंदर, 1 बजे के अंदर अगर पावर ख़त्म हो जाएगा तो फिर 1 बजे से 2 बजे तक मैं वो करा दूँगा पूरा, जो भी जितना भी, पूरा नहीं 10-15 PYQ में चूज़ करके रखा हूँ। मैं सर ग्रुप में भेजा भी था, तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना है, 0.01 मीटर। अब क्या करना है, वर्क डन W नेट इज इक्वल टू क्या पता है कि डेल्टा के, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि W नेट वर्क डन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस होता है, ठीक है। अब नेट वर्क डन में क्या क्या आएगा, एक आएगा ग्रेविटेशन, एक आएगा स्प्रिंग, और कुछ नहीं है ना। तो इधर नॉर्मल के लिए वर्क डन 0 होता है, ना ही इधर फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल के लिए एक सिस्टम पे वर्क डन 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या क्या है, ग्रेविटी काम करता है और एक स्प्रिंग काम करता है, 2 चीज़ें, ठीक है। तो अब डेल्टा के ई पे क्या आएगा, डेल्टा के ई पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो 0 है। जब ये पूरा का पूरा कंप्रेस कर देगा, जैसे कंप्रेस किया एट दैट इंस्टेंट उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो इनिशियल भी तो 0 है, ऐसे मैं ड्रॉप कर रहा था, जैसे मैं कंप्रेस करूँगा फाइनल भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो W ग्रेविटी कितना होगा बोलो, ग्रेविटी मतलब mg। अब देखो अगर यहाँ तक आया ये पेन, तब कहाँ जाएगा, इधर आएगा ना। तो यहाँ तक आया तो 0.24 तो पहले से ही था और 0.01 इसको नीचे लाया, तो टोटल कितना है 0.24 प्लस 0.01। तो मैं इसका ऐसे लिखता हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको x मान लो, पहले देख लो एक बार, mg इंटू h प्लस एक्स। mg मतलब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब mg, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। mg नीचे की तरफ काम करता है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट कितना h और x, तो दोनों को मिलाओ तो कितना h प्लस एक्स। आया समझ में, आया कि नहीं आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है, h तो आ रहा है और उल्टा x कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, तो टोटल कितना हो गया mg इंटू h प्लस एक्स। अब आ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के लिए माइनस होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगा तो वो देखो कि एक चीज़ देख लो, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, हाफ के भी कांस्टेंट है। तुम इसको अगर इधर लेके जाओ h प्लस एक्स, mg को वैसे ही रहने दो,
और इसको हाफ के एक्स स्क्वायर रख दो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो एम जी तो दोनों टाइम में सेम ही है, हाफ भी सेम है, के भी सेम है, स्प्रिंग को तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, स्प्रिंग जैसा था वैसे ही है। तो क्या लिख सकते हो, एच प्लस एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एच प्लस एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हो गया। एच के जगह में क्या आएगा बोलो, एच के जगह में आएगा 0.24, एक्स के जगह में क्या आएगा 0.01, तो सीधा सीधा वैल्यू लिखो। तो 0.24 प्लस 0.01 यानी 0.25 प्रोपोर्शनल टू किसका स्क्वायर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर यानी। हाँ, अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में तुमको क्या पूछा गया, हाइट। हाइट मेरे को पता नहीं है दूसरे वाले में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए 0.04, तो लिखो h प्लस 0.04 शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, भी पता नहीं, एक्स तो पता है 0.04 का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो प्रोपोर्शनल साइन हट के क्या हो जाएगा, इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या आएगा बोलो 0.25, तो ऐसे ही रहेगा। h प्लस 0.04 इसको भी ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 0.01 का स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर, तो पॉइंट को बाहर ले लो तो 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यानी 1/16 आता है, तो 1/16 इधर लिख दो। 16 ऊपर जाएगा, 25 इंटू 0.25 इंटू 16 कितना आ रहा है, शायद 4 जैसा कुछ आ रहा है ना। बाकी इसको कैलकुलेशन करके बोलो कितना आ रहा है। तो h का वैल्यू कितना आ रहा है 3.96 है ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो एक बार, 3.96 है तो कितना आया 3.96 मीटर। आया समझ, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, वो भी स्प्रिंग पे ही डिपेंडेंट है, स्प्रिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये वाला अगर हो गया होगा, ये वाला आसान सा क्वेश्चन था, ये मेंस नीट दोनों में आ सकता है क्योंकि उसी का लेवल का क्वेश्चन है, उतना टफ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज सेइंग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किए थे, पिछला वाला क्वेश्चन ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, बस इसको। हाँ, अब यहाँ पे मास है एक m गिवन है, गिवन मास m एंड दिस वन इज स्प्रिंग कांस्टेंट k, और इन दोनों के बीच का लेंथ कितना है, इन दोनों के बीच का लेंथ है d, और ये वाला कितना है 30 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। इसका मैं हटाता हूँ इधर। अब तो क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी इफ, कंडीशन सारे में लिख देता हूँ, 400 न्यूटन पर मीटर के का वैल्यू गिवन है, और मास कितना गिवन है 4 kg, ठीक है, और एंगल 30 डिग्री, तो ये तो दिया हुआ है। और ये भी गिवन है कि एक ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, द ब्लॉक स्लाइड्स एन एडिशनल 25 सेंटीमीटर बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली बाय स्प्रिंग, मतलब कि कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, इसका कंप्रेशन कितना है 25 cm, और फ्रिक्शन लेस जो सबसे आसान बनाता है क्वेश्चन को कि ये फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन रहता तो फिर से और एक फोर्स कंसीडर करना होता, वो प्रॉब्लम हो जाता, फिर प्रॉब्लम नहीं होता, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसको लिखते हैं W ग्रेविटी प्लस W व्हाट स्प्रिंग। शुरू पे यहाँ पे था तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है हमेशा वहाँ पे भी
काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होता है, तो डेल्टा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल दोनों ही क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल तो उस टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, वहाँ पे ज़ीरो ही था। जैसे जैसे इसने पूरा का पूरा कंप्रेस किया तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसको फिर ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं, देखो इस पे mg काम करता है इधर, इसको 25 को मैं x मानता हूँ तो बस आसान होगा, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में माना था। दोनों तरफ में डिवाइड करते हैं, अगर ये थीटा हुआ तो ये, अगर थीटा हुआ तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है, तो इस तरफ हम लोग को लिखते हैं mg cos थीटा, नीचे की तरफ लिखा जाता है mg sin थीटा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना होगा, mg sin थीटा। अब ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करते हैं mg sin थीटा, d डिस्टेंस भी है। अब देखो ग्रेविटी के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, ये शुरू में यहाँ पे था, यहाँ से d तक गया, d से x तक गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d प्लस एक्स। और ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट उधर काम करता है, mg sin थीटा। पूरा का पूरा ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन mg sin थीटा वाला जो पोर्सन है वही पोर्सन उस साइड में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा लिखो mg sin थीटा d प्लस एक्स, क्या लिखना है, समझ में आया। ठीक है, अगर इतना तक समझे हो तो बाकी स्प्रिंग फोर्स तो लिख ही सकते हो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी बस पिछले वाला क्वेश्चन का रिप्लिकेशन है, बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे mg sin थीटा नहीं हो के mg था, यहाँ पे एक sin थीटा का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, इजिकल टू क्या लिखना है, इजिकल टू 0 लिखना है। mg का वैल्यू कितना है बोलो, m का वैल्यू कितना गिवन है, 4 kg। अच्छा मैंने लिख दिया था, तो 4 इंटू जी साइन 30 यानी हाफ, d प्लस एक्स, d का वैल्यू कितना है बोलो, नहीं दिया हुआ है, d मेरे को फाइंड आउट करना है। x कितना है 25 सेंटीमीटर यानी 0.25, हाफ को हाफ रहने दो। k का वैल्यू कितना है 400, इसको 0.25 को इधर ले आके स्क्वायर कर दो, तो 0.25 यानी कितना होता है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, सीधा सीधा लिख देता हूँ 1/16। अब 2 ज़ा कितना 200, 16 से डिवाइड होगा 450, 25/2 आ रहा है ना, 25/2 आ रहा है, देख लो राइट साइड में ऐसे ही आएगा। 40 sin 30 ये कितना आएगा 20, इसके साथ d को मल्टीप्लाई करो तो 20d प्लस कितना आएगा 0.5, 25/2 कितना आएगा, 25/2 को डिवाइड करने से 12.5 आएगा। कैलकुलेशन खुद से करो, नहीं दिखना है बोर्ड में। 12.5, 0.5 इधर से माइनस करो तो 12 आएगा, तो d इजिकल टू आएगा 12/20, 12/20 यानी कितना आ रहा है 3/5, 3/5 आ रहा है, 3/8, 8 कैसे आ रहा है, 12/20 आ रहा है ना, 25/2 राइट साइड में आ रहा है, 20d प्लस 5, 40, 20, अच्छा ये वाला 5 आ रहा है ना, 0.5 नहीं 5 आ रहा है, तो 7.5/20 ऐसा कुछ आ रहा था, है ना, 7.5/20 कैलकुलेशन, इसलिए तुम लोग भी देखो तो क्रॉस चेक हो जाता है। 7.5/20 यानी कितना आ रहा है 3/8, 3/8 मतलब कितना आ रहा है बोलो, 3/8 अप्रॉक्स 36, ऑप्शन क्या है 28, टू 37.5 आंसर है। जी गिवन है 10, अप्रॉक्स 37.5, और एक बार देख लेता हूँ, कैलकुलेशन देख लो एक बार, कैलकुलेशन एक बार देखो। थ्री बाई 8 करने से कितना आ रहा है, आ रहा है
0.37 तो आ रहा है, तो एग्जैक्टली आ रहा है 37.5। 0.375 मीटर आ रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में करो तो 37.5 सीधा सीधा आ जा रहा है। ठीक है, आसानी है, उतना टफ है नहीं। ठीक है, तो स्प्रिंग का ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो मेंस लेवल तक मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवांस का बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मेंस तक इतना ही क्वेश्चन आएगा। और एक फ्रिक्शन लेके भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को देखो, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं, 51 के पहले इसको देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 43 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा एक बार पॉज करके क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले फिगर बनाने दो। फिगर क्या है कि फिगर देखो, पहले क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा दिया, यहाँ से ये भी गिवन है 7 मीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर है। इसका मास कितना है, 2 kg। मास कितना है, 2 kg। इस कॉलर का मास कितना है, 2 kg। ठीक है, इसका यहाँ पे कॉलर है, इसका मास कितना है, 2 kg। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ एक बार देखो। अ कॉलर ऑफ मास 2 kg इज कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ फिक्स सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर। मतलब ये इसी पे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ही मूव करेगा। अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ, और एक मैं बनाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कैसे मूव करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कॉलर है मान लो, तो यहाँ पे है, तो इधर की तरफ ये सीधा सीधा इसको इलोंगेशन भी कर सकते हो। मतलब ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, समझ रहे, समझ में आ रहा है। इधर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, टोटल मूव करेगा। ये ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा रहा होगा, पूरा ऊपर जाएगा ऐसे करके, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड, द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड व्हेन इट इज़ एट ए वाला पॉइंट में लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट ए है। अगर यहाँ पे होता तो स्प्रिंग अनडिफॉर्म होता। स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म व्हेन इट इज एट पॉइंट ए। ठीक है, if the collar start from rest at B, if the collar start from rest at B, मतलब यहाँ से अगर रेस्ट पे ही है, इलोंगेटेड है और रेस्ट पे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन इट इज पास थ्रू ए। जब भी ये ए से पास करेगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। क्या दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट ए पे इसका नेचुरल लेंथ है, मतलब स्प्रिंग पे कोई इलोंगेशन नहीं है, तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना होगा, 7। ठीक है, अब ये 5 है, तो यहाँ पे है, तो स्प्रिंग का फिर लेंथ कितना आ रहा है बोलो, 7 प्लस कितना 5, और ये वाला कितना है 5, तो 12 और 5 को मिलाओ तो कितना 13। लेकिन नेचुरल लेंथ कितना था 7, तो कितना बड़ा 6, x कितना है 6। तो यहाँ पे तुमने छोड़ने के बाद ये जोर से इधर से आएगा,
फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा मान लो। तो जब भी यहाँ से पास करेगा तब तुमको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट। एक बार सोचो, सोच के बताओ। Question is given that this is a horizontal one, this one is a horizontal portion, horizontal circle you can say। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हाफ W नेट इज इक्वल टू, फार्मूला तो पता ही है कि डेल्टा के ही होता है, तो W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के ही सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। W नेट में क्या आएगा, अब हॉरिजॉन्टल है तो उसमें ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक सरफेस में है तो वहाँ पे हाइट का चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ग्रेविटी के लिए वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, स्प्रिंग। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग शुड बी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये वाला थोड़ा सा देख लेना कि हॉरिजॉन्टल के लिए होगा कि दूसरा कुछ किसी भी चीज़ के लिए होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इसको देखो कि स्प्रिंग के लिए वर्क डन कितना आएगा। स्प्रिंग के लिए इनिशियल माइनस फाइनल होता है। अब के एक्स आई इनिशियल माइनस हाफ के एक्स एफ फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। हाफ के एक्स आई इनिशियल, फाइनल में तो ज़ीरो ही आएगा, हाफ के जगह में हाफ लिखो, के जगह में क्या लिखना है, के जगह में 200 लिखना है। एक्स इनिशियल को क्या लिखना है, एक्स इनिशियल को लिखना है 6, क्योंकि 13 था और इसका ओरिजिनल लेंथ 7 है, तो 7 को 13 से माइनस करो तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। मास के जगह में क्या आएगा 2, v² को v² रहने दो, तो v² कितना आ रहा है, √3600 यानी 60। अब n इज इक्वल टू क्या आएगा, इस वाले पोजीशन पे, जहाँ पे मतलब a वाले पोजीशन पे इधर काम कर रहे हैं mv²/r और इधर n ले लो, तो n इज इक्वल टू आना चाहिए mv²/r, क्योंकि बाकी mg तो नीचे की तरफ होगा तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस m के जगह में m का वैल्यू पुट करो, v² के जगह में v², r के जगह में r के। नया वाला फिर n इज इक्वल टू mv²/r हो जाएगा, फिर बाकी का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स के लिए हो गया होगा, तो बाकी चलते हैं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग के लिए हो गया होगा तो एक दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव में जाएंगे। दूसरा वाला है कि स्यूडो यहाँ पे लगेगा, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लो। हेमिस्फीयर जैसा कुछ था तो बनाना होगा हेमिस्फीयर फिर। ऐसे ही है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक हेमिस्फीयर जैसा दिया हुआ है और ये वाले पोजीशन पे एक मास था। अब मास क्या है कि नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, इसका रेडियस मान लो r है, मास नीचे आ रहा है धीरे धीरे, कहाँ तक आया, थीटा एंगल तक आया, तो आया यहाँ तक। लेट्स अज्यूम दिस वन इज थीटा एंगल। अब यहाँ से यहाँ तक आया, इसका बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन राइट वर्ड है कितना, a टुवर्ड्स राइट a। अब इसका ऐसे मान सकते हो कि लेट्स अज्यूम, पेन का टक्कर होंगे, लेट्स अज्यूम दिस इज ए बॉडी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे है, तो इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है तो ये गिरेगा। मतलब अगर इस तरफ जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि ये इस तरफ जाएगा तो ये किधर आना चाहिए, इधर की तरफ ना। देखो आगे जा रहा है तो ये पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है तो लेट्स अज्यूम कि कोई एक जगह में जाके उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। अब देखो लेट्स अज्यूम ये यहाँ से यहाँ तक आया,
तो आया तो इस पर दो फोर्स काम करेगा। एक तो ए एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे को क्या लगाना है, स्यूडो लगाना है। ठीक है, स्यूडो किधर की तरफ लगाना है, जिस तरफ भी एक्सेलरेशन होता है उसका अपोजिट तरफ स्यूडो लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्यूडो तब भी लगता है जब वहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो मैं न्यूटन लॉ में बताया था, फिर एक बार बोल देता हूँ। नॉन इनर्शियल मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो बॉडी है, अगर ये पूरा का पूरा रेस्ट पे रहता है, ये मतलब ये जो भी स्फेरिकल डोम है ये रेस्ट पे रहता, तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ वो रेस्ट पे है। अब देखो ये आगे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से जा रहा है। तो अगर ए से जा रहा होगा तो इसको रोकने के लिए मेरे को क्या करना होगा, उल्टा तरफ एक ए डालना होगा। ठीक है, आया समझ? ये वाले को रोकने के लिए मेरे को उल्टा तरफ एक ए डालना होगा। अगर उल्टा तरफ ए डालना होगा तो ए कौन सा तरफ काम करेगा, ए काम करेगा इधर। एक सेकेंड, थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ कर लेता हूँ, ए में, तो ए में, और नीचे की तरफ क्या काम करता है, एम जी। अब इसको मैं बनाता हूँ इधर, ठीक है। तो अगर इसको तुम मान लो आर, दिस वन इज थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, और इस पूरे को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, अब मैं इसको फोर्स का ऐसे लिखता हूँ, फोर्स किधर की तरफ है, एम जी, इन विच डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो माइनस जे कैप लिख सकते हो। और ए में वो कौन से डायरेक्शन पे, राइट, राइट मतलब एक्स, एक्स मतलब क्या लिख सकते हो, आई कैप, इतना तो लिख ही सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को आर लिखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब बोलो अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे था यहाँ पे आया, तो यहाँ भी दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक एक्स के अलग में, ये वाला अगर आर है तो ये वाला भी आर है, सही से देखो ये वाला आर है, तो अगर ये वाला आर है तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। तो सीधा सीधा क्या लिखना है, आर साइन थीटा। आया समझ? अगर ये वाला आर है तो ये वाला आर साइन थीटा होगा, और ये अगर आर साइन थीटा होगा ऑटोमेटिकली ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। तो छोटा वाला पोर्शन कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब एम जी, अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, एक्स के डायरेक्शन पे, तो आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा वो कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, हाँ नीचे की डायरेक्शन पे। अब इसको वर्क डन को निकालना होगा, एफ डॉट आर, दोनों को निकालो तो क्या वेलोसिटी आएगा, क्योंकि नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। दोनों का डॉट करो तो जे के साथ जे का डॉट करने से क्या आएगा 1, और आई के साथ आई का करने से 1, बाकी का 0। तो आई के साथ आई का करो, ए में इंटू आर साइन थीटा आएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो। आई के साथ जे का कुछ आता है, नहीं आता है, आई के साथ जे का कुछ आता है, नहीं आता है। अब एम जी नीचे की तरफ काम करता है, माइनस जे माइनस माइनस गया, जे कैप डॉट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो एम जी के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो एम जी आर इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा आ रहा है, सही है। अब एफ डॉट आर क्या है, एफ डॉट आर है कि हाफ एम बी स्क्वायर मतलब वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, हाफ ये आ रहा है वर्क डन। यहाँ से v का वैल्यू एम कैंसिल कर दो, तो वी स्क्वायर अगर इतना आया तो इसको मैं मिटाता हूँ, एक बार मिटा के मैं सीधा लिख देता हूँ वी स्क्वायर, तो इतना आ रहा था, तो स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो रूट करो तो सीधा सीधा इतना आ रहा है ना, आसान है, बस v का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है, ये भी आसान ही था। अब चलते हैं दूसरा वाला टॉपिक पे, वो टॉपिक है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर ऐसा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ एक बार।
पहले बोल दूं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो लिखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है मेंस में या नीट में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि लेट्स एज्यूम कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से जाके यहीं आया वापस, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वहाँ पे वर्क डन रहेगा, लेकिन कंजर्वेटिव में टोटल फुल साइकिल के लिए वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। सो वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, नथिंग एल्स, ठीक है। तो शुरू के टाइम में मतलब मान लो कि यहाँ से ए से बी से होते हुए सी तक जा रहा है, या ए बी सी में जितना वर्क डन होगा इधर भी उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटी का मान लो यहाँ से कोई बॉडी है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है और उस पर ग्रेविटी काम कर रहा है, मतलब mg काम करता है, तो उस पर वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो कितना होगा, -mgh, नीचे आ रहा है तो +mgh, नेट वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, 0 total in a full cycle provided the value of the force would be what, constant, provided the value of the force would be constant। क्योंकि मान लो यहाँ मैं जा रहा हूँ mg काम कर रहा है, नीचे के टाइम में mg1 काम किया तो नहीं होगा, दोनों तरफ दोनों बारी क्या करना है, g ही काम करना है, ठीक है। तो जो भी फोर्स होगा उसको क्या करना है, कांस्टेंट रहना है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ लिखो कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, कंजर्वेटिव में पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है, ठीक है, ये भी लिख लो, पाथ इंडिपेंडेंट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। चाहे स्प्रिंग फोर्स यहाँ से ये इस रास्ते से आया या यहाँ से ऐसे जाता, तो यहाँ से अगर ऐसे भी आया तो भी जितना डिस्प्लेसमेंट है वही हमने लिया ना, है कि नहीं। तो जैसे भी करके आए, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ में आए, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में आए, किसी भी पाथ में आए, मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो वर्क डन क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आता है, और किसका वर्क डन आएगा, स्प्रिंग छोड़ के ग्रेविटी के लिए जो वर्क डन है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, ठीक है। अब लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या आता है वर्क डन। मान लो कि कोई एक बॉडी है, वो यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, दोनों में वर्क डन क्या होगा, W1 और W2। W1 विल बी नॉट इक्वल टू W2, दोनों में वर्क डन सेम नहीं रहेगा, ठीक है। और इन ए फुल साइकिल द वर्क डन विल नॉट बी 0। अगर ये फुल साइकिल होता है तो वर्क डन जैसे यहाँ 0 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 इन ए फुल साइकिल। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, वो भी मैं कराता हूँ एक बार। तुम लोग सारे 8.26 वाला एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8.26 का एग्जांपल देखो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8.2 में भी है, सेम क्वेश्चन 8.2 कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में भी है, और सेम क्वेश्चन 36 का एक्सरसाइज में भी है। तो तीनों क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है सेनगेज का, ठीक है। पहले 8.26 वाला देख लो, तो 8.2 का जो क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं धीरे धीरे फिगर बनाता हूँ तब तक। L and H, म्यू के कितना दिया हुआ है, 0.2,
क्वेश्चन को सही से समझो। ठीक है, एल कितना है 3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि तुमने एक बॉल को इधर से छोड़ा, तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, मतलब जहाँ एल है बस वही वाला पोर्शन में फ्रिक्शन है, बाकी का पोर्शन में फ्रिक्शन नहीं है। सो एच का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, एच इजिकल टू 1.5 मीटर, एच इज गिवन, एच इजिकल टू हाउ मच 1.5 मीटर। तो तुम एच से एक बॉल को छोड़ते हो, बॉल यहाँ आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, वापस यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा कुछ तक, फिर जाएगा, आएगा, फिर आके एक टाइम में क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो कहाँ रुकेगा वही तुमको फाइंड आउट करना है। तो एक बोलने वाला बात यह है कि मान लो कि लेट्स अज्यूम बॉल यहाँ से पहले यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो उसमें कुछ लॉस होगा, एनर्जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से जा रहा है। कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटी, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बस बीच वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में। अब एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 3 मीटर। तो यू नीड टू फाइंड आउट एट व्हाट पोर्शन और एट व्हाट पोजीशन द बॉल विल स्टॉप। अच्छा, इसका भी दे दिया, इसको उन लोगों ने स्पेसिफाई किया ए से, इसको किया बी से, इसको किया सी से और इसको किया डी से। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करें? देखो, अब जब रुक जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। देखो सिंपल सा चीज़ है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट वर्क डन इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा के ई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डेल्टा के ई। जब इनिशियल में छोड़ता हूँ तब भी इसका वेलोसिटी 0 है, जब आके रुकेगा तब भी वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। 0 सीधा सीधा लिखो। डब्लू नेट में क्या आएगा, एक तो ग्रेविटी आएगा और एक क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, इजिकल टू क्या होगा, 0। अब डब्लू ग्रेविटी में कितना आएगा बोलो, कहाँ से ये उठ के आ रहा है, एच, तो एम जी एच होगा, सीधा लिखो एम जी एच। और फ्रिक्शन के लिए देखो, मान लो बॉडी यहाँ पे है तो इस पर फ्रिक्शन कितना काम करेगा, ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट काम करते हैं ना, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब ब्लॉक ऑन ब्लॉक होगा तो फिर सपोर्ट भी करता है, लेकिन इस केस में अपोज करेगा। तो एफ इजिकल टू फार्मूला क्या आता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन के जगह में क्या आएगा, म्यू इंटू एम जी। अब फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ, सामने की तरफ है, तो म्यू इंटू क्या लिख सकते हो, एम जी इंटू एक्स। अब दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, मैं जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूँ सामने, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 का। तो म्यू एम जी क्या है, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह में क्या लिखोगे, कॉस 180, कॉस 180 मतलब क्या आता है, -1। तो क्या लिखोगे, इसको हटाओ, इधर लिखो माइनस, इजिकल टू कितना होगा, 0। अब एम जी को तुम कॉमन ले लो, वो तो बाहर जाएगा, ठीक है, एम जी बाहर ही जाएगा, एक सेकेंड। तो एच इजिकल टू कितना होगा, म्यू एक्स होगा, और एच के जगह में म्यू एक्स आएगा। एच कितना है बोलो, 1.5। तो हाँ, एच 1.5 था, म्यू 0.2 से डिवाइड करो, फिर एक्स का वैल्यू कितना आता है बोलो, 7.5। अब एक 7.5 है, मतलब देखो मैं इसको सही से समझा रहा हूँ, मतलब देखो, मतलब ये शुरू से यहाँ से आएगा, देखना सही से, आया, फिर ये वाले पोर्शन में 3 तक जाएगा, 3 मतलब 3 हो गया इसका, फिर ऊपर कुछ एक तक उठेगा, फिर उठ के वापस आया, फिर 3 गया, तो टोटल कितना हुआ इस वाले पोर्शन पे, 6। फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा मतलब उस पर एनर्जी तो बचा हुआ है, वो तो रुका नहीं है अभी, फिर वापस आएगा, फिर कितना जाएगा, इसका आधा यानी 1.5। तो देखो इस वाले पोर्शन पे कितना घुमा, 3 गया, 3 वापस, फिर से 1.5, कितना जा रहा है, 7.5। तो जो भी इसका लॉस हो रहा है, इसको जाने के टाइम में भी इधर लॉस हो रहा है, आने के टाइम में भी लॉस हो रहा है। तो वर्क डन, नेट वर्क डन 0 होता है कि फ्रिक्शन में नहीं हो रहा है, हो रहा है,
जाने के टाइम में लॉस हो रहा है, आने के टाइम में भी लॉस हो रहा है। जाने के टाइम में कितना लॉस हो रहा है, 3 जा रहा है, तो म्यू इंटू एम जी इंटू 3, आने के टाइम में भी म्यू इंटू एम जी इंटू 3। तो जाना और आने के टाइम में लॉस किसके चलते हो रहा है, जो माइनस वाला पोर्सन है इसके चलते, ठीक है। बाकी लेकिन इसके चलते लॉस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी के लिए कुछ लॉस नहीं होता है, जा रहा है आ रहा है, इसलिए यहाँ लॉस हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना है 7.5, मतलब जाने के टाइम 3, फिर 3, फिर 1.5, तो यहाँ आके बीच में आके रुकेगा, ठीक है। तो यही आ रहा है आंसर, मतलब तुम लोग लिखोगे 1.5 फ्रॉम बी, 1.5 फ्रॉम बी। अच्छा, इसको मिटाता हूँ मैं। अब चलते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया होगा, तो चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, और 10 मिनट लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म कर देता हूँ, तो पावर बचा रहेगा, पावर तो नेक्स्ट दिन हो ही जाएगा। वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी, इसका छोटा सा बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दूंगा, एक चेन का प्रॉब्लम करा दूंगा, बस हो जाएगा। फिर वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी WP, वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, माइनस डेल्टा यू। जैसे कि टोटल वर्क डन क्या आता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन मतलब क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा यू, यानी लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या आएगा ये WPE, ये आएगा फिर WPE, मतलब इनिशियल फाइनल से, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और यहाँ पे होगा इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे स्प्रिंग पे होता है ना, वैसे ही स्प्रिंग पे भी ऐसे ही होता है। तो अब देखो, अब एक ही क्वेश्चन कर रहा था हूँ, उसी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसी से हो जाएगा, ठीक है। एक चेन प्रॉब्लम मैं कराता हूँ जनरली इस वाले पोर्शन पे, तो वो वाला देखो एक बार। लेट्स एज्यूम कि ऐसा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे एक चेन है, लेट्स एज्यूम यहाँ पे एक चेन है, चेन का पूरा लेंथ दिया हुआ है L, द लेंथ ऑफ द चेन इज गिवन एज L। कहाँ पे है चेन, ऐसा यहाँ से बीच वाले पोर्शन से स्टार्ट करके कुछ एक बीच में आकर रुका है, पूरा नहीं है, ठीक है। ये वाला चीज़ ध्यान रखो, पूरा का पूरा नहीं है, बीच में आकर रुक गया है, पूरा का पूरा नहीं है। कई लड़के पूरा बना देता है लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा छोटा सा जगह खाली है उधर, ठीक है। हाँ, गिवन R इज ग्रेटर देन L, ये वाला R है, ये वाला L से ज़्यादा है, L मतलब इसका लेंथ कितना है L। दिस इज़ ए यूनिफॉर्म चेन, अगर यूनिफॉर्म चेन होगा तो उसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, सेम लीनियर मास डेंसिटी मैंने कहा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कहा था, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है m/L। तो चेन का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, द मास ऑफ द चेन इज गिवन एज m, ठीक है। You need to find out इसका 2 क्वेश्चन है, कि इलस्ट्रेशन 8.39 और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वो भी सेम ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी देख लो क्वेश्चन नंबर 39। तो यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। अब अगर फार्मूला ऐसा होता है देखो, तो मास छोटा सा होता है तो mgh, यहाँ तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस जगह के लिए जितना हाइट है इसके लिए भी उतना ही हाइट है क्या, नहीं है, तो हाइट अलग अलग हो रहा है। तो सो लेट्स एज्यूम तुम इसको थीटा मान लो, और ये छोटे वाले पोर्शन को क्या मान लो, डी थीटा, क्योंकि इसके लिए मेरे को मिल जाएगा, मैं पूरा का इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि हर जगह क्या है, एनर्जी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू लिखोगे mgh, u के जगह में u लिखो, m के जगह में मैं छोटे वाले पोर्शन का ले रहा हूँ, तो छोटे वाले पोर्शन का मास कितना लूँगा, dm ले सकता हूँ। पूरा पोर्शन होता है तो m लेता हूँ, तो छोटे वाले का कितना ले सकता हूँ, dm। देख लो पहले, देख लो dm, g के जगह में g। अब हाइट कितना है, इसका हाइट यहाँ से कितना है,
इसको तुम y मान लो, क्या मानो, y। इसको सही से देखना एक बार, हाँ एकदम अच्छे से देखो। एक सेकेंड, ये वाला r है, ये वाला थीटा है, तो ये कितना होना चाहिए, r cos थीटा, ये कितना होना चाहिए, तो हाइट कितना है बोलो, हाइट मतलब यही है ना हाइट, तो एम जी एच, एच की जगह में क्या आएगा, r cos थीटा। अब dm, dm कहाँ से आ रहा है, dm मतलब इस छोटे वाले पोर्शन का मास, ठीक है। तो dm मतलब क्या लिख सकते हो, देखो लैम्डा मैंने कहा था, किधर बोला था ये लैम्डा, NLM में बोला था, लैम्डा इज इक्वल टू मास बाय लेंथ या dm बाय dl। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो इसका ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ है l, अगर l लेंथ के लिए मास m होगा तो एक के लिए कितना होगा, m बाय l। तो ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला थीटा है, ये वाला r है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो l के लिए m होगा, एक के लिए m बाई एल होगा, तो r डी थीटा के लिए कितना होना चाहिए, m बाई एल इंटू नॉर्मल यूनिटरी मेथड। समझ आया, ये वाला लेंथ r डी थीटा होगा ना, l इज इक्वल टू क्या आता है, r थीटा पता है ना, तो d थीटा होगा तो l इज इक्वल टू r डी थीटा होगा, तो m बाई एल इंटू r डी थीटा होगा। तो बस dm के जगह में क्या लिखोगे, मतलब छोटा वाला मास कितना है, इंटू जी आर cos थीटा। अब m बाई एल को बाहर रखो, g को बाहर रखो, r को बाहर रखो, r स्क्वायर को किसका इंटीग्रेशन करना है, cos थीटा डी थीटा का, इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन का लिमिट मेरे को चाहिए, देखो थीटा में कहाँ से, एक सेकेंड, थीटा में कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, थीटा कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, ये वाले पोजीशन पे, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। पूरा लेंथ कितना बना, l, तुम लोगों को पता है l इज इक्वल टू क्या आता है, r थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, l बाई आर आएगा। तो इनिशियल लिमिट कितना होगा 0, फाइनल लिमिट कितना होगा l बाई आर होगा। बस इसको पुट करने का आंसर आएगा फिर m g l r स्क्वायर, ऐसे आ रहा है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन थीटा, साइन थीटा में लिमिट पुट करना होता है, साइन थीटा में एक बार l बाई आर पुट करना होता है, एक बार पुट करना होता है 0। तो थीटा का जगह में l बाई आर पुट करो तो साइन l बाई आर, और 0 पुट करो तो साइन 0। आ रहा है समझ, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करो तो साइन l बाई आर, लोअर लिमिट करो तो साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0, तो 0 तो छोड़ो, 0 मत लिखो, सीधा सीधा क्या लिखोगे, साइन l बाई आर, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग का जो भी टॉपिक बचा वो है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व और उसका कुछ एक रिलेशन से वो बचा, और बचा पावर, इक्विलिब्रियम बचा एक्चुअली, स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और पावर बचा। बस इतना, ये दो टॉपिक कराने में आधा घंटा आधा 1 घंटा जाएगा शायद, तो बाकी का चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, अगर नहीं होता है तो बोलो। थैंक यू।